नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो ध्यान रखना, रीट के सिलेबस को लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और रीट के सिलेबस में यदि आपको याद हो तो अपन ने ध्यान रखना, रीट के सिलेबस में जो टॉपिक अपने छूटे हुए हैं वो एक तो जल संरक्षण और संग्रहण का टॉपिक छूटा हुआ है, और एक देखोगे तो परिवहन का टॉपिक अपने यहाँ छूटा हुआ है। और जल संरक्षण और संग्रहण को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। एक क्लास अपनी इसमें हो चुकी है। इसके बाद ध्यान रखना, जो टॉपिक रहेगा अपना वो राजस्थान में परिवहन को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। और परिवहन में ध्यान रखना, जितना भी जो परिवहन वाला टॉपिक है वो लगभग चेंज हो चुका है। तो परिवहन वाली जो क्लास है आप सभी उसको ध्यान से देख लें। मार्च से पहले जिन्होंने परिवहन पढ़ा है और अब मार्च के बाद जो परिवहन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। मार्च से पहले जिन्होंने परिवहन पढ़ा है और मार्च के बाद जो अपन परिवहन पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान रखना परिवर्तन होके आया है। यानी कि उसमें आंकड़ों में देखोगे तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है उसके आंकड़ों में, और उन्हीं परिवर्तन को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो तो जल संरक्षण और संग्रहण को लेके चर्चाएं होंगी। और कल मुख्य रूप से ध्यान रखना, कल अपन परिवहन के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आप सभी इस परिवहन वाली क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखना। लेकिन परिवहन की क्लास अपनी कल होगी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो जल संरक्षण और संग्रहण को लेके ही अपन चर्चाएं करेंगे। और उसमें ध्यान रखना भाई, पिछली बार जो रीट में अपन से प्रश्न पूछा था वो मुख्य रूप से झीलों में से प्रश्न आया था, और वो भी जयसमंद झील में से प्रश्न आया था पिछली बार रीट में। तो ध्यान रखना, आज अपने राजस्थान में जो मेन झीलें हैं और उन झीलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं उनको लेकर अपन आज अच्छे तरीके से चर्चाएं करेंगे। तो मेरे साथ साथ आज जो अपन देखेंगे वो ध्यान रखना, अपन चर्चाएं करेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलों को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। और एक एक झील को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं। जिस झील का नाम अपने सामने आ रहा है, नाम याद आते ही आपको उस झील की पूरी डिटेल याद आ जानी चाहिए कि इस झील की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो कंपटीशन में अपन से बार बार प्रश्न पूछता है। तो एक एक करके और अपन मीठे पानी की झीलों को देख लेते हैं। अब देखें, एक नंबर पे जो मीठे पानी की झील आती है, ध्यान रखना, एक नंबर पे जो मीठे पानी की झील है उस वो अपन ने ली है जयसमंद झील। एक नंबर पे जो अपन ने ली है, ध्यान रखना, इस झील का नाम है जयसमंद झील। और जयसमंद झील देखें तो ये उदयपुर में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन में ये बार बार कंपटीशन में आया है, किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, इस जयसमंद झील को ही ध्यान रखना डेबर झील के नाम से जाना जाता है। अब एक एक इसके जो पॉइंट हैं अपन पॉइंटों के रूप में इस पे चर्चाएं करेंगे। आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो नेट पे, उसलिए अपन पॉइंटों के रूप में एक एक चर्चाएं करेंगे। इनकी कोई व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक की अपन चर्चाएं करते हैं। देखें, जयसमंद झील की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं निर्माण को लेके। सबसे पहले जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं वो निर्माण को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। इस झील का निर्माण कब और किसने करवाया। तो निर्माण लेते ही आपके सामने आंसर आ जाने चाहिए कि भाई निर्माण किसने करवाया था, कब निर्माण करवाया और कैसे इसका निर्माण हुआ। तीनों चीजें याद हो जानी चाहिए। तो ध्यान रखना, इसके निर्माण की यदि बात करें तो इसका निर्माण ध्यान रखना हुआ था 1685 से 1691 के बीच। और इसका जो निर्माण करवाया था वो ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था जयसिंह। और ये ध्यान रखना, जयसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता था जिसने निर्माण करवाया था। और इसके यदि निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ था,
यदि कैसे को लेके चर्चाएं करें, किसका निर्माण कैसे हुआ था, तो आपको याद भी आ रहा होगा, आपने एक नदी सुनी होगी, गोमती नदी। बिल्कुल अच्छे से सुना है आपने। नदी का नाम है, ध्यान रखें आप, और नदी का नाम है गोमती नदी। अब एक चीज और ध्यान रखें आप अच्छे तरीके से, गोमती नदी का संबंध भी अपने राजस्थान की दो झीलों से है। एक तो देखोगे तो जयसमंद झील, और एक देखोगे तो राजसमंद झील। अब एक झील का निर्माण तो गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया है, और एक झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। तो ध्यान रखना, जो जयसमंद झील है इसका निर्माण बिल्कुल गोमती नदी पर, ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया गया था गोमती नदी पर बांध बनाकर। तो आप ये कह सकते हैं, देखें, इस झील का निर्माण 1685 से 91 के बीच जयसिंह प्रथम ने करवाया। कैसे किया गया इस झील का निर्माण? गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया। बिल्कुल क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब ध्यान रहे, ये जो झील है जयसमंद झील, ये ध्यान रखना अपने राजस्थान की सबसे बड़ी, इसको विशेष ध्यान रखना, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, वो ध्यान रखना, उस झील का नाम है जयसमंद झील। कर सकते हैं यहां तक आराम से। और ये जयसमंद झील ध्यान रखना, एशिया की पूछे चाहे भारत की पूछे, ये दूसरे नंबर की है, और अपने राजस्थान की देखोगे तो ये सबसे बड़ी है। कर सकते हैं यहां तक भी आराम से, ठीक है। एक ध्यान रखना, इससे अपन से प्रश्न पूछा जाता है टापू। एक प्रश्न पूछा जाता है अपन से टापू। बताएं इस झील पर टोटल कितने टापू हैं? जयसमंद झील पर टोटल यदि टापुओं की बात करें तो ध्यान रखना, जयसमंद झील पर बिल्कुल ध्यान रखें, जयसमंद झील पर टोटल देखोगे तो 7 टापू हैं। और इनमें भी ध्यान रखना 2 भागों में बांटते हैं, एक सबसे बड़ा टापू और एक ध्यान रखना सबसे छोटा टापू। अब ये बताएं आप, तो यहां स्थित जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम क्या है? सबसे बड़े टापू का नाम बिल्कुल बताएं। सबसे बड़े टापू का नाम सिंपल सा ही है, यहां स्थित जो सबसे बड़ा टापू है ध्यान रखना उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बिल्कुल सिंपल सा ही नाम है, बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाएगा आपको। सबसे बड़ा जो टापू है ध्यान रखना उस टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। यहां जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, ये ध्यान रखें आप अच्छे तरीके से। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। बिल्कुल इसी क्रम में देखें तो यहां स्थित जो सबसे छोटा टापू है, यहां स्थित जो सबसे छोटा टापू है उस टापू का नाम है प्यारी। बिल्कुल सिंपल ध्यान रखें, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, तो सबसे छोटे टापू का नाम देखोगे तो यहाँ प्यारी है। बिल्कुल इसी क्रम में देखोगे तो यहाँ ध्यान रखना 2 सिंचाई परियोजनाएं निकाली गई हैं। यहाँ से आप देखें तो ध्यान रखना 2 सिंचाई परियोजनाएं निकाली गई हैं। उन दोनों सिंचाई परियोजनाओं का नाम क्या है वो देखें। दोनों सिंचाई परियोजना का यदि देखें तो एक सिंचाई परियोजना का नाम तो आपने सुना होगा, एक तो श्यामपुरा है और एक भाट नहर है। एक तो आप देखें तो यहाँ नहर का नाम है श्यामपुरा, और दूसरी यदि आप देखें तो दूसरी नहर का नाम है यहाँ भाट नहर। एक श्यामपुरा नहर है और एक देखें तो भाट नहर है। ये 2 नहर यहाँ स्थित हैं। और इसी क्रम में यदि अपन देखें तो यहां ध्यान रखना मुख्य रूप से बनी हुई हैं छतरियां। यहां मुख्य रूप से 6 छतरियां हैं और इन 6 छतरियों को कहा जाता है ओंदिया। ये प्रश्न ध्यान रखें,
जो यहाँ 6 छतरियां हैं इनको ध्यान रखना कहा जाता है औंधिया, और औंधिया का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ, ये ध्यान रखें, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अवलोकन स्तंभ से है। तो ये ध्यान रखना मुख्य रूप से जो चर्चाएं हैं ये जयसमंद झील को लेके चर्चाएं हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार मेरे साथ साथ दोबारा और देख लें, अच्छे से आपको याद हो जाए। इसका जो निर्माण है 1685 से 91 के बीच जयसिंह प्रथम ने करवाया। कैसे करवाया था? ध्यान रखना, गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया। उसी क्रम में देखें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस पर टोटल 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, तो सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इसी क्रम में देखें, सिंचाई देखें तो 2 हैं, यहाँ एक श्यामपुरा और एक भाट। ये ध्यान रखना दोनों ही उदयपुर को सिंचाई की आपूर्ति करती हैं। और इसी क्रम में देखें तो यहाँ 6 छतरियां हैं जिन्हें ध्यान रखना औंधिया कहा जाता है, और औंधिया का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ। बिल्कुल ध्यान रखें। इसी क्रम में सेकंड नंबर पे अपन चलें तो ध्यान रखना 2 नंबर पे अपनी झील आती है राजसमंद झील। और राजसमंद झील ध्यान रखना भाई, ये जो राजसमंद झील है ये ध्यान रहे आप, राजसमंद झील ये उदयपुर में नहीं पड़ती है, ये राजसमंद में ही पड़ती है। ध्यान दें आप इस झील को। राजसमंद जो झील है ये ध्यान दें इधर आप, राजसमंद झील ध्यान रखना ये मुख्य रूप से पड़ती है, ये राजसमंद जिले में ही पड़ती है। जो राजसमंद झील है ये राजसमंद जिले में है। राजसमंद, तो ध्यान रखना राजसमंद झील की बात करोगे तो ये राजसमंद जिले में है, और ये एकमात्र ऐसी झील है जो जिले के नाम पर ही है। अर्थात ये कह सकते हो राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही स्थित है। अगर इस झील के बारे में अपन चर्चाएं करें कि राजसमंद झील की मुख्य रूप से विशेषताएं क्या हैं, तो देखें, एक तो आप सबसे पहले तो ध्यान रखना इसके संदर्भ में बात करें निर्माण, वही निर्माण को लेके अपन चर्चाएं करें। सबसे पहले तो निर्माण की बात आती, आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, और इसका संबंध भी अभी मैंने बताया था गोमती नदी से ही है। इसका संबंध भी बिल्कुल ध्यान रहे। राजसमंद झील के निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ था 1662 से 68 के बीच, और इसका जो निर्माण करवाया था वो ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। 1662 से 68 के बीच इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। बिल्कुल। और इसके यदि निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना वो ही आती है नदी, और नदी का नाम है गोमती नदी। अब आप एक चीज को ध्यान दें, जब आपने जयसमंद झील पढ़ा था अभी, तो अपन ने लिखा था कि उस नदी का जो इस नदी पे है बांध बनाया गया, और बांध बना के ध्यान रखना जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। लेकिन राजसमंद झील के निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। ये विशेष ध्यान रखें, गोमती नदी पर बांध बनाकर तो जयसमंद झील का, और गोमती नदी के पानी को रोककर निर्माण करवाया गया था राजसमंद झील का। बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आप देखें यही राजसमंद झील है जहां ध्यान रखना इतिहास की कुछ बातें आती हैं, यानी हिस्ट्री को लेके यहाँ कुछ बातें आती हैं। जैसे आप देखें यही वो झील है जहां ध्यान रखना मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ये वही झील है जिसके किनारे ध्यान रखना मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और ये मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो ध्यान रखना यहां देखें तो कुछ शिलालेख हैं, और यहां आप देखोगे तो ध्यान रखना यहां जो शिलालेख हैं वो ध्यान रखना 25 शिलालेख हैं।
आप ये कह सकते हो राजसमंद झील के किनारे टोटल 25 शिलालेख हैं और 25 शिलालेखों पर जो श्लोक लिखे हुए हैं वो ध्यान रखना 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। 25 शिलालेखों पर 1917 श्लोक लिखे हुए हैं और इनमें ध्यान रखना जो इतिहास लिखा हुआ है वो मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और ये मेवाड़ का इतिहास भी ध्यान रखना, जो ये मेवाड़ का इतिहास है कहां से कहां तक का लिखा हुआ है भाई आपको पता भी होगा। मेवाड़ में सबसे पहले आए थे बप्पा रावल, जिन्होंने मान मोरी को हराकर चित्तौड़ को जीता था। तो ये मुख्य रूप से जो इतिहास है ये ध्यान रखना बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक का इतिहास है। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं जो ये इतिहास है ये ध्यान रखना बप्पा रावल से और राज सिंह, बप्पा रावल से और राज सिंह तक का ये इतिहास लिखा हुआ है। इसको ध्यान रखना, यहां जो राज प्रशस्ति है इसको उत्कीर्ण करवाने वाला शासक भी राज सिंह ही था। आपने इतिहास में ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। यहां जो ध्यान रखना एक प्रशस्ति है और इस प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। जो यहां प्रशस्ति है उस प्रशस्ति का नाम राज प्रशस्ति है और राज प्रशस्ति को ध्यान रखना उत्कीर्ण करवाने वाला शासक तो है राज सिंह, लेकिन इसका जो रचयिता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। जो इसके रचयिता हैं वो ध्यान रखना इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। और कॉम्पिटिशन में काफी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। और मुख्य रूप से ध्यान रखना इस राजसमंद झील में मुख्य रूप से एक चीज ध्यान रखना, इसके उत्तरी भाग में 9 चौकियां बनी हुई हैं। इसको विशेष ध्यान रखें, इसके उत्तरी भाग में कितनी चौकियां बनी हुई हैं? 9 चौकियां। इसी कारण ध्यान रखना इसको 9 चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये भी आता है 9 चौकी पाल कौन सी झील के किनारे हैं, तो वो भी राजसमंद झील के किनारे हैं। इसके कौन से भाग में हैं? इसके उत्तरी भाग में हैं, तो इसको 9 चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। आप एक बार देख लें फिर मेरे साथ साथ समझ लेंगे। ये झीलों के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप इनको अच्छे से देखते हुए चलें एक एक को। राजसमंद झील के बारे में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है यहां तक की स्थिति? राजसमंद झील पढ़ी अपन ने 2 नंबर पे, ठीक है। इसी क्रम में नंबर 3 पे चलते हैं अपन। इसी क्रम में नंबर 3 पे चलते हैं और नंबर 3 पे जो अपनी झील आती है ध्यान रखना उस झील का नाम है पिछोला झील। और पिछोला झील भी ध्यान रखना कहां पड़ती है? पिछोला झील भी मुख्य रूप से देखोगे तो उदयपुर में ही पड़ती है। पिछोला झील के बारे में यदि अपन चर्चाएं करें कि पिछोला झील की मुख्य रूप से क्या विशेषताएं रही हैं उनको देखें आप। सबसे पहले तो इस झील के अपने निर्माण को लेके ही चर्चाएं करते हैं। बताएं आप पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, कब करवाया गया? बिल्कुल सिंपल आप मेरे साथ साथ देखते हुए चलें। इसके निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था और इसका निर्माण ध्यान रखना राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। यदि इसके निर्माण की बात करें तो राणा लाखा के शासनकाल में, और राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण ध्यान रखना एक बंजारे ने करवाया था। इसके निर्माण की बात करें तो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। इस बंजारे को लेकर भी काफी नाम आते हैं। छितर भी इसको जाना जाता है, चिड़ी मार के नाम से भी, पिच्छू भी इसका नाम लिया जाता है।
तो मुख्य रूप से एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी यदि अपन बात करें पिछोला झील की, तो पिछोला झील के किनारे ध्यान रखना 2 टापू हैं। पिछोला झील के किनारे की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ 2 टापू हैं, और 2 टापुओं में भी ध्यान रखना कौन कौन से 2 टापू हैं। यहाँ देखें आप, जो पिछोला झील के किनारे 2 टापू हैं, आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे बिल्कुल। एक जग मंदिर है और एक जग निवास है बिल्कुल। एक तो ध्यान रखना यहाँ जो है वो एक तो है जग मंदिर, जो एक टापू है उसका नाम है जग मंदिर, और दूसरा जो टापू है यहाँ उसका नाम है ध्यान रखना जग निवास। एक यहाँ जग मंदिर है और एक देखोगे तो यहाँ जग निवास है। बिल्कुल 2 टापू हैं, जग मंदिर और जग निवास। और ये ध्यान रखना झील के बिल्कुल बीच में बने हुए हैं, ये किनारों पर नहीं बने हुए हैं। दोनों टापू झील के बीच में हैं और वर्तमान में इनको 5 स्टार होटल में परिवर्तन कर दिया गया है। मुख्य रूप से जग मंदिर की बात करें तो आपने सुना होगा जग मंदिर में शरण ली थी एक तो शाहजहां ने। जग मंदिर में बात करें तो ध्यान रखना शाहजहां ने यहां शरण ली थी, और यही ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने भी यहां शरण ली थी। ये ध्यान रखना जग मंदिर में शाहजहां ने भी शरण ली थी, और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने भी यहां शरण ली थी। और सेकंड का जो है वो यहां ध्यान रखना जग निवास है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें इसी में, तो ध्यान रखना यही पिछोला झील है जिससे ध्यान रखना यहाँ जो नाव चलती हैं वो ध्यान रखना सौर ऊर्जा से, अर्थात ये कह सकते हो कि यहाँ जो वोटिंग होती है वो ध्यान रखना सौर ऊर्जा से। जितनी भी नाव चलती हैं यहाँ सौर ऊर्जा से चलती हैं, और ये अपने राजस्थान की पहली झील है जहां सौर ऊर्जा से नाव चलती हैं। बिल्कुल इसी झील के किनारे की बात करें तो ध्यान रखना इसी झील के किनारे एक रोपवे बना हुआ है, और ये रोपवे अपने राजस्थान का 2 नंबर का रोपवे है। अपने राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो तो ध्यान रखना जालोर में है, और राजस्थान का जो दूसरा रोपवे है वो पिछोला झील के किनारे 2008 में शुरू किया गया था। ये कह सकते हो दूसरा रोपवे है, और इस रोपवे की शुरुआत देखें तो 2008 में की गई थी। बिल्कुल इसी झील की बात करें तो इसी झील के किनारे ध्यान रखना बागोर की हवेलियां हैं। आप ये कह सकते हो इसी झील के किनारे निर्माण किया गया है बागोर की हवेली। जो बागोर की हवेली है वो भी ध्यान रखना पिछोला झील के किनारे स्थित है, और इस बागोर की हवेली का जो निर्माण करवाया था उसका नाम है अमरचंद। मुख्य रूप से इसका नाम है अमरचंद बड़ावा। अमरचंद बड़ावा। यहाँ जो निर्माण करवाया गया था बागोर की हवेली का वो अमरचंद बड़ावा ने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं देखोगे तो सबसे बड़ी जो पगड़ी रखी हुई है वो बागोर की हवेली में रखी हुई है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़ावा ने करवाया था। तो ये मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं ये ध्यान रखना अपनी मुख्य रूप से विशेषताएं पिछोला झील की पॉइंटों के रूप में आप देखते चलें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल कोई छोटी छोटी बातें आपको पहले से भी याद हैं, लेकिन मेरे साथ साथ एक बार थोड़ा स्पीडली आप इसका रिवीजन कर लें बस से, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल ये अपनी पिछोला झील है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, और पिछोला झील के बाद अपन चलते हैं तो अपने सामने आती है आना सागर झील। और आना सागर झील ध्यान रखना पड़ती है अजमेर में। खूब आपने नाम भी सुना है, आना सागर झील जो पड़ती है अजमेर में।
यही आना सागर झील है जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल। और इसकी यदि बात करें, यदि आना सागर को अपन लेके चर्चाएं करें कि भाई आना सागर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो अपन आना सागर की विशेषताओं को एक एक करके देख लेते हैं। बिल्कुल। आना सागर में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आना सागर में अपन बात करते हैं निर्माण को लेके। बताएं आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? आना सागर झील, बिल्कुल ध्यान रखें, आना सागर झील के निर्माण की यदि बात करें तो इसका निर्माण, बिल्कुल ध्यान रखना, 1137 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण करवाया था आना जी ने। या तो आना जी बोले या अर्णोराज बोले, या तो आना जी बोले या अर्णोराज बोले। इसने निर्माण 1137 में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के ध्यान रखना, इस झील से दो व्यक्तियों का संबंध है। एक तो इस झील से संबंध है, ध्यान रखना, जहांगीर। एक तो इस झील से संबंध है जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर ने भी इस झील में कुछ कार्य करवाया था और शाहजहां ने भी इस झील में कुछ कार्य करवाया था। बताएं आप, जहांगीर ने यहां क्या कार्य करवाया था? तो ध्यान रखना, जहांगीर ने यह एक बाग लगवाया था जिसका नाम है दौलत बाग। जहांगीर ने यहां बाग लगवाया जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और वर्तमान में इसको कहा जाता है सुभाष उद्यान। वर्तमान में ध्यान रखना इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। एक यहां ध्यान रखना, एक व्यक्ति का संबंध और भी रहा है और उस व्यक्ति का नाम है शाहजहां। शाहजहां का भी यहां से संबंध रहा है। शाहजहां ने क्या करवाया था यहां? बिल्कुल ध्यान रखना, शाहजहां ने यहां 12 दरी का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने देखोगे तो यहां 12 दरी का निर्माण करवाया था और इसी में ध्यान रखना, इसी झील के किनारे खेमे खाके दरवाजे हैं। इसी झील के किनारे देखोगे तो खेमे खाके दरवाजे भी इसी झील के किनारे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आना सागर झील से जो संबंध रहा है, निर्माण में संबंध रहा है आना जी का। उसके बाद जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया जिसे सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया और खेमे खाके दरवाजे भी इसी झील के किनारे स्थित हैं। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे चलते हैं। सिंपल रूप से याद होता जा रहा है आराम से। बिल्कुल कंटिन्यू चलें, आप कंटिन्यू चलते रहें। इसी क्रम में अपन आगे चलें तो आगे देखोगे तो झील आती है फाय सागर झील। यदि झील की बात करें तो फाय सागर झील आती है। इसका तो वैसे ही सुन लेना, याद भी है भाई। फाय सागर झील का जो निर्माण है वो ध्यान रखना, फाय नामक इंजीनियर ने मुख्य रूप से वहां अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। एक बार फिर सुन ले, फाय सागर इंजीनियर ने अजमेर में अकाल राहत के लिए फाय सागर झील का निर्माण करवाया था। तो सिंपल रूप से याद है आपको ये। तो उसके बाद देखें तो फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील की बात करें तो ध्यान रखना ये झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील भी उदयपुर में है। और इसमें यदि अपन विशेषता की बात करें कि भाई फतेह सागर झील की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन पे अपन चर्चाएं कर लेते हैं। बिल्कुल। एक तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं निर्माण को लेके। तो बताएं फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया, बताएं आप। बिल्कुल ध्यान रखना, एक थोड़ा सा इसको अच्छे से सुन लेना। इस झील का जो निर्माण हुआ था वो ध्यान रखना 1688 में इस झील का निर्माण हुआ था और इस झील का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। ये विशेष रूप से ध्यान रखें आप।
फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने नहीं करवाया था। फतेह सागर झील का निर्माण तो जय सिंह ने करवाया था। और जय सिंह ने कब करवाया था? 1688 में। जबकि ध्यान रखना, इसकी बात करें अपने पुनः निर्माण, इस झील का पुनः निर्माण करवाया गया और पुनः निर्माण इसका करवाया गया 1818 में। पुनः जो निर्माण, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज को ध्यान रखें, यहां से थोड़ा मिस्टेक है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1618 में हुआ था, नहीं 1688 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1688 में। यहां से देखें तो इसका निर्माण 1888 में हुआ था। इसका निर्माण 1888 में, ध्यान रखना 1888 में इसका निर्माण करवाया था और इसका निर्माण करवाने वाले थे फतेह सिंह। तो ध्यान रखना, फतेह सिंह ने इस झील का पुनः निर्माण करवाया था और पुनः निर्माण करवाया था 1888 में। 200 वर्ष बाद इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। एक चीज और भी ध्यान रखें, इस झील में ध्यान रखना एक प्रश्न पूछा जाता है नींव को लेके। इस झील की नींव किसने रखी थी? फतेह सागर झील की बिल्कुल नींव किसने रखी थी उस टाइम में? तो ध्यान रखना, नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट, इसकी जो नींव रखी थी वो ध्यान रखना रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट। इसी कारण इस झील को ध्यान रखना कनॉट झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को ध्यान रहे कनॉट झील के नाम से भी जाना जाता है। और कनॉट झील कहने का एक ही कारण है कि भाई मुख्य रूप से ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी, तो इसे कनॉट झील भी कहा जाता है। कॉम्पिटिशन में ज्यादातर यही प्रश्न आया है, किस झील को कनॉट झील के नाम से जाना जाता है? तो वो झील है, ध्यान रखना, फतेह सागर झील। और यही वो फतेह सागर झील है जहां अपने राजस्थान की पहली सौर वेधशाला, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला, राजस्थान की जो पहली सौर वेधशाला है, इसकी स्थापना भी फतेह सागर झील के किनारे की गई थी। आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगली झील पर चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? एक चीज और समझ लेना, इसी फतेह सागर झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये झीलें कहीं ना कहीं आपकी पहले से भी पढ़ी हुई हैं, तो इनको बिल्कुल आप रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलें। इसी की बात करें, बालसमंद झील तो जोधपुर में है, और इसके यदि निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण ध्यान रखना करवाया था बालक राव ने। एक ही विशेषता है बस इस झील की, और इस झील का निर्माण करवाया था बालक राव ने। बस ये ध्यान रखना, इस झील का जो निर्माण है वो ध्यान रखना बालक राव ने करवाया गया था। इसी कारण इसे बालसमंद झील के नाम से जाना जाता है। और बालसमंद ध्यान रखें ये कहाँ है? ये जोधपुर में है। इसी क्रम में आगे चलें तो आगे ध्यान रखना इसी क्रम में एक झील आती है, और इस झील का नाम है कायलाना झील। और कायलाना झील की बात करें तो ये ध्यान रखना मुख्य रूप से जोधपुर में पड़ती है। और कायलाना झील की यदि निर्माण की बात करें कि भाई कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, तो कायलाना झील का निर्माण ध्यान रखना करवाया था सर प्रताप ने। इस झील के यदि निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। अब ध्यान रखना इसकी जो मुख्य विशेषता है, इस झील के किनारे ध्यान रखना स्थित है माचिया सफारी पार्क।
माचिया सफारी पार्क। काफी बार कंपटीशन में सीधा ही पूछा जाता है माचिया सफारी पार्क किस जिले में है, तो माचिया सफारी पार्क देखोगे तो जोधपुर में है। और ये माचिया सफारी पार्क है ये कायलाना झील के किनारे है। और कायलाना झील देखोगे तो ध्यान रखना ये जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। और जोधपुर को जो पानी की आपूर्ति करती है, ध्यान रखना जोधपुर को पानी की आपूर्ति कायलाना झील ही करती है, जो जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है। आप देख लें एक बार। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है, हल्का हल्का सा देखते चलो, ये याद हो जाएंगे आराम से, ये आराम से याद हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों की याद करने की स्पीड बहुत अच्छी है। इसमें ध्यान रखना 10-12 नाम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर देते हैं हर चीज का। बिल्कुल बेटा नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, और आप इसी तरीके से जुड़े रहें और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहें इसी क्रम में। बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं जो बार बार इसके आंसर कंटिन्यू आंसर देते हैं। आप इसी तरीके से आंसर देते रहें, बिल्कुल इसी तरह आंसर देते रहें। आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहें आप इसी तरीके से। ध्यान रखना यहां देखोगे तो एक झील आती है गजनेर झील, और गजनेर झील ध्यान रखना पड़ती है बीकानेर में। गजनेर झील जो बीकानेर में है, बस इसकी एक ही विशेषता है, ध्यान रखना इस झील को दर्पण झील के नाम से जाना जाता है। इस झील को ध्यान रखना मुख्य रूप से दर्पण झील के नाम से जाना जाता है। बस ये ध्यान रखें कि इस झील को दर्पण झील कहा जाता है, क्योंकि इस झील का जो पानी है वो ध्यान रखना बिल्कुल साफ पानी है। इसी कारण इस झील को दर्पण झील कह देते हैं, क्योंकि इतना साफ पानी है कि मुंह आप पानी में आराम से देख सकते हो। इसी कारण इसको दर्पण झील कहा जाता है। बिल्कुल इसी क्रम में अपन आगे चलें तो आगे इसी क्रम में ध्यान रखना आती है कोलायत झील। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो कोलायत झील आती है, और कोलायत झील आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये बीकानेर में है। जो कोलायत झील है वो ध्यान रखना बीकानेर में है। और इसकी यदि विशेषताओं की चर्चाएं करें कि कोलायत झील की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। कोलायत झील में भी ध्यान रखना काफी बार कंपटीशन में प्रश्न आए हैं, और ग्रेड फर्स्ट में अब की बार कोलायत झील को लेके ही प्रश्न पूछा हुआ है। तो ध्यान रखें कोलायत झील की बात करें तो ध्यान रखना एक तो इसके किनारे आश्रम है, और वो आश्रम है कपिल मुनि का। जो कपिल मुनि का आश्रम है वो ध्यान रखना कोलायत झील के किनारे है कपिल मुनि का आश्रम। और यही ध्यान रखना कपिल मुनि का लगता है मेला, और ये मेला ध्यान रखना लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। जो ये मेला लगता है ये मेला ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और यही वो मेला है जिसमें ध्यान रखना दीपदान की परंपरा है। ये वो मेला है जिसमें दीपदान की परंपरा है। वैसे तो आप देखें तो कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि मेले की विशेषता की बात करें तो कोलायत झील के किनारे जो कपिल मुनि का मेला लगता है उसमें दीपदान की परंपरा है। बिल्कुल आप देखें एक बार, ये मुख्य रूप से विशेषताएं हैं कोलायत झील की। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, और इसी क्रम में आगे चलें तो अपने आती है पुष्कर झील। और सबसे ज्यादा यदि विशेषता की बात करें तो सबसे ज्यादा विशेषता देखोगे तो पुष्कर झील की ही है। अब पुष्कर झील की क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपन एक एक करके देख लेते हैं आराम से कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो ध्यान रखना
अपन चर्चाएं कर रहे हैं इसके उपनाम को लेकर। पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या हैं बताएं, एक दो आपको याद हो तो इसके उपनाम बताएं, एक दो जो आपको याद हो। पुष्कर झील के उपनाम बिल्कुल देखें मेरे साथ साथ। उपनाम की यदि बात करें तो ध्यान रखना, इसके उपनाम में देखें तो एक नंबर पे इस झील को कहा जाता है बावन घाटा। एक नंबर पे झील को कहा जाता है बावन घाटा, अर्थात इस झील के किनारे देखोगे तो 52 घाट हैं। और 52 घाट में देखोगे तो ज्यादातर घाट, ध्यान रखना, मंडोर के शासक परिहारों द्वारा यहाँ सबसे ज्यादा घाटों का निर्माण करवाया गया है। घाटों में देखें तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से यहाँ एक गो घाट है जो सबसे पवित्र घाट माना जाता है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। तो एक तो इसको कहा जाता है 52 घाटा। इसी क्रम में सेकंड नंबर पे जो इसका नाम है, सेकंड नंबर पे ध्यान रखें, इस झील को कहा जाता है अर्धचंद्राकार। सेकंड नंबर पे इस झील को कहा जाता है अर्धचंद्राकार, अर्थात आप ये कह सकते हैं इस झील की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, तो इसको अर्धचंद्राकार झील भी कह दिया जाता है। इसी क्रम में थर्ड नंबर पे यदि अपन देखें तो 3 नंबर पे ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है तीर्थों का मामा। 3 नंबर पे ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है तीर्थों का मामा, और इसी को हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ। हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी इसी को कहते हैं। और ध्यान रखना, तीर्थों का तीर्थ भी इसी को कहते हैं। आप ये कह सकते हो, इसी को कह सकते हैं तीर्थों का तीर्थ। तीर्थों का तीर्थ भी पुष्कर झील को ही कहा जाता है। और इसी को मुख्य रूप से ध्यान रखना कहा जाता है कोंकण। इसी को मुख्य रूप से कोंकण झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस ये ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण ध्यान रखना, इसे क्रेटर का दर्जा भी दिया जाता है। ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। तो ये तो ध्यान रखना इसके उपनाम हैं। उपनाम की बात करें, 52 घाटा, अर्धचंद्राकार, तीर्थों का तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा भी इसी कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी इसी को कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। और ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण क्रेटर झील भी इसे कहा जाता है। कर सकते हो यहां तक आराम से। उसके बाद ध्यान रखना, इस झील के किनारे ध्यान रखना कुछ मंदिर बने हुए हैं। इस झील के किनारे यदि आप देखें तो कुछ मंदिर बने हुए हैं, और ये मंदिर अपने आप में ध्यान रखना फेमस मंदिर हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, एक नंबर पे जो यहाँ मंदिर है वो मंदिर ध्यान रखना ब्रह्मा जी का मंदिर है। जो एक नंबर का मंदिर है वो आप ध्यान रखें ब्रह्मा जी का मंदिर। आप ये भी कह सकते हैं कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर देखें तो इसी झील के किनारे स्थित है। इसी क्रम में देखें तो सेकंड नंबर पे ध्यान रखना, यहां देखोगे तो सावित्री जी का मंदिर भी है। सावित्री जी का मंदिर भी देखोगे तो यहीं स्थित है। और आप ये कह सकते हो गायत्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर भी देखोगे तो यहीं स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, गायत्री जी का मंदिर है। ये मुख्य रूप से सब ध्यान रखना ये पुष्कर झील के किनारे ही हैं। और एक जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है रंगनाथ जी का मंदिर। ध्यान रखना, जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो भी पुष्कर झील के किनारे है, जो सबसे ज्यादा बार कंपटीशन में पूछा गया है। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं।
इसी क्रम में आप देखें तो इस झील की कुछ और भी विशेषताएं हैं। और वो क्या विशेषताएं हैं आप देखें एक बार। यहां से यदि आप देखें और विशेषताओं में देखें तो एक समय आया था, आपने सुना हो तो एक समय आया था 1911, एक समय आया था 1911। और 1911 में ध्यान रखना क्वीन मैडम, क्वीन मेरी, आप ये कह सकते हैं क्वीन मेरी या क्वीन मैडम ने, ध्यान रखना यहां जनाना घाट का निर्माण करवाया था, यदि आपको याद आ रहा हो बिल्कुल। तो 1911 में यहां निर्माण करवाया गया जनाना मेरी घाट, जनाना मेरी घाट। तो जो जनाना मेरी घाट का निर्माण है ये 1911 में क्वीन मेरी ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना एक विशेषता और आती है, 1997-98 की बात है, लगभग 1997-98 में यहां ध्यान रखना सफाई का कार्य करवाया गया था। और ये सफाई का कार्य ध्यान रखना ये कनाडा सरकार की सहायता से यहां सफाई का कार्य करवाया गया था। यदि सरकार की बात करें तो सहायता की बात करें तो कनाडा सरकार की सहायता से। बिल्कुल ये भी ध्यान रखें। इसी क्रम में ध्यान रखना यहां कुछ देखोगे तो इतिहास के कुछ तथ्य हैं, इतिहास के कुछ तथ्य हैं, इतिहास की कुछ घटनाएं हैं जो ध्यान रखना पुष्कर झील के किनारे घटित हुई हैं। आपको याद भी आ रही होंगी कुछ घटनाएं जो पुष्कर झील के किनारे घटित हुई हैं। बिल्कुल और कुछ अस्थियां भी देखोगे तो यहीं विसर्जित की गई हैं। कोई मिलन की बात करें तो जैसे कौरव पांडवों का मिलन भी यहीं हुआ है, गांधी जी की अस्थियां यहीं विसर्जित की गई हैं। वर्तमान में अटल जी की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई हैं। कुछ और भी मेन तथ्य यहां से आते हैं। तो कुछ इतिहास के अपन तथ्य देखें तो एक नंबर पे ध्यान रखना यही मिलन हुआ था कौरव पांडव, जो कौरव पांडवों का मिलन हुआ था वो ध्यान रखना पुष्कर झील के किनारे हुआ था। एक सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे ध्यान रखना गांधी जी की अस्थियां, यदि आप देखें सेकंड नंबर पे गांधी जी की अस्थियां, गांधी जी की अस्थियां भी देखोगे तो यहीं विसर्जित की गई थी। और इसी क्रम में देखें तो वर्तमान में ध्यान रखना अटल जी, वर्तमान में देखोगे तो अटल जी की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई हैं। तो वर्तमान में अटल जी की, पहले देखोगे तो गांधी जी की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई थी। इसके बाद ध्यान रखना श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी, अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी यहीं किया था। आप ये कह सकते हो श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी इसी झील के किनारे किया था। उसी क्रम में आपने नाम सुना होगा वेद व्यास, खूब अच्छे तरीके से सुना आपने वेद व्यास से। और वेद व्यास ने देखोगे तो महाभारत की रचना देखोगे तो यहीं की थी। तो इसका संबंध आप देखें तो वेद व्यास जी का संबंध भी इसी झील से रहा है। बिल्कुल जो महाभारत की रचना हुई थी वो इसी झील के किनारे हुई थी। और इसी क्रम में आप देखें तो मुख्य रूप से ध्यान रखना विश्वामित्र जी की तपस्या जो मेनका नामक परी ने की थी वो यहीं की थी। तो आप ये कह सकते हो कि विश्वामित्र जी का संबंध भी इसी झील से रहा है, यहीं इनकी तपस्या भंग की गई थी। बिल्कुल और इसी क्रम में देखें तो मुख्य रूप से ध्यान रखना आपने एक नाटक सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी देखोगे तो इसी झील के किनारे की गई है। और अपने राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है, राजस्थान का तीसरा रोपवे भी देखोगे तो पुष्कर झील के किनारे ही स्थापित किया गया है।
तो ये मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं देखोगे तो ये विशेषताएं अपने पुष्कर झील की हैं। अपन ध्यान रखना जल संरक्षण को लेके चर्चाएं कर रहे हैं, उस झील के बारे में कोई बड़े विस्तृत रूप से चर्चाएं नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी ध्यान रखना अपन ने जल संरक्षण को लेके जो चर्चाएं कर रहे हैं उनमें अपन ऐसा कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं जिससे कि प्रश्न बाहर जाए। तो आप इनको एक बार देख लें, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, क्लियर है यहां तक स्थिति। ये अपनी जो झील है वो ध्यान रखना अपन चर्चाएं कर रहे हैं पुष्कर झील की, बिल्कुल इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे चलें तो एक झील आती है नक्की झील, और नक्की झील देखोगे तो माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल नक्की झील के बारे में चर्चाएं करें तो नक्की झील के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं, कुछ इसमें तथ्य की चीजें हैं तो कुछ चीजें इसमें माना गया है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस झील की अपन बात करें निर्माण, इस झील का निर्माण कैसे हुआ था बताएं आप। नक्की झील का बिल्कुल निर्माण कैसे हुआ था वो बताएं आप। तो निर्माण को लेके भी ध्यान रखना दो तीन चीजें अलग से हैं, आप समझें। निर्माण में ध्यान रखना एक तो माना जाता है, इसका निर्माण ध्यान रखना एक तो माना जाता है, और क्या माना जाता है भाई, इस तरह से माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, ऐसा माना जाता है केवल। तो क्या माना जाता है कि भाई इसका निर्माण किसने किया था, देवताओं ने किया था, और देवताओं ने इसका निर्माण अपने नाखूनों से खोदकर किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन हालांकि ये तथ्य कोई सही साबित नहीं होता है। निर्माण में यदि बात करें तो ध्यान रखना निर्माण में देखोगे तो ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी से निर्मित झील है। मुख्य रूप से देखें तो ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। इसी कारण ध्यान रखना इस झील को क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील का अपने राजस्थान में जो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो क्रेटर झील का अपने राजस्थान में बेस्ट एग्जाम्पल है और वो है नक्की झील। ये बेस्ट एग्जाम्पल अपने राजस्थान में क्रेटर झील का जो ज्वालामुखी से निर्मित है। इसी में यदि देखें दो तीन विशेषताएं और देखें तो एक तो ये अपने राजस्थान की ध्यान रखना सबसे गहरी झील है। यदि देखें तो ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है, आप ध्यान रखें यही राजस्थान की सबसे गहरी झील है और यही राजस्थान की ध्यान रखें सबसे ऊंची झील है। सबसे गहरी झील भी यही है तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी यही है, और यही झील है जिसके किनारे ध्यान रखना मुख्य रूप से तीन विचित्र पहाड़ियां हैं। एक का नाम आपने सुना होगा टोड रॉक, तीन पहाड़ियां हैं। एक का नाम है टोड रॉक, सेकंड का नाम है नन रॉक, और थर्ड का नाम है ध्यान रखना नंदी रॉक। ये तीन पहाड़ियां हैं और तीनों की तीनों पहाड़ियां देखें तो नक्की झील के किनारे हैं। टोड रॉक है, नन रॉक है, नंदी रॉक है। ये टोड रॉक की यदि अपन बात करें तो ये टोड रॉक की आकृति ध्यान रखना मेंढक के समान है। मेंढक के समान आकृति वाली चट्टान है टोड रॉक। और नन रॉक की बात करें तो ये ध्यान रखना ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई महिला घूंघट निकाले खड़ी हो, अर्थात इसकी जो बनावट है वो ध्यान रखना घूंघट के समान है, जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाले खड़ी हो। और नंदी रॉक की आकृति की बात करें तो ये ध्यान रखना कोई बैल या फिर सांड जैसी आकृति, बैल या फिर सांड के जैसी जो आकृति है वो ध्यान रखना मुख्य रूप से नंदी रॉक की है। बैल या फिर सांड की आकृति वाली
चट्टान। और यही ध्यान रखना अपने राजस्थान की एकमात्र झील है जो ध्यान रखना सर्दियों में जम जाती है, एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। और मुख्य रूप से देखें तो गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो ध्यान रखना मुख्य रूप से अस्थियां इसी झील में विसर्जित करते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और इसी क्रम में जो झील आती है ध्यान रखना वो झील है सिलीसेड झील, और सिलीसेड झील पड़ती है अलवर में। बिल्कुल, सिलीसेड झील के भी यदि अपन बात करें निर्माण की, सिलीसेड झील का निर्माण कब और किसने करवाया था? सिलीसेड झील का निर्माण, बिल्कुल अलवर की झील है ये सिलीसेड। निर्माण की बात करोगे तो इस झील का निर्माण 1845 में, और इस झील का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। ध्यान रखना इस झील का निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। और इस झील की यदि बात करें तो ध्यान रखना ये झील अलवर की सबसे बड़ी झील है, और इसी झील को सबसे ठंडी झील भी कहा जाता है। सबसे ध्यान रखना अलवर की बड़ी झील है और इसे अलवर की सबसे ठंडी झील भी कहा जाता है। लेकिन इसके उपनाम को लेके काफी बार प्रश्न आए हैं। तो इस झील के यदि उपनाम की बात करें तो इस झील का उपनाम है नंद कानन। इस झील का जो उपनाम है वो ध्यान रखना इसको नंद कानन भी कहा जाता है। और इसी झील के किनारे 5 मंजिला महल बना हुआ है जो वर्तमान में आरटीडीसी के अधीन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन है। तो इस झील की बात करें तो सिलीसीड झील का निर्माण 1845 में विनय सिंह ने करवाया था। बिल्कुल क्लियर है यहां तक की स्थिति? ये ध्यान रखना अपने मुख्य रूप से देखें तो अपन ने झीलों के बारे में चर्चाएं की हैं, लेकिन इसके बाद ध्यान रखना मुख्य रूप से कोई छोटी छोटी झीलों की चर्चाएं भी होती हैं। भाई अपने ये तो बड़े रूप में हैं, उसके बाद कुछ छोटे रूप में भी चर्चाएं होती हैं। और वो छोटे रूप में कौन कौन सी चर्चाएं हैं वो अपन देख लेते हैं एक एक करके। अपने राजस्थान में ध्यान रखना प्रमुख बांध व प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और एक एक को सेट कर दिया भी आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो। तो छोटी छोटी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो बांध हैं, उनको अपन ने एक साथ ले लिया है। बिल्कुल समझे। देखो 1 नंबर पे अपन ने जो लिया है ध्यान रखना वो मोरेल बांध लिया है। 1 नंबर पे अपन ने लिया है मोरेल बांध। और मोरेल बांध की बात करें तो ध्यान रखना ये मोरेल बांध पड़ता है सवाई माधोपुर में। और ये कौन सी नदी पर है? मोरेल बांध देखोगे तो मोरेल नदी पर है। 2 नंबर पे सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। ये सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में है, और मुख्य रूप से देखोगे तो ये सोम नदी पर बनी हुई है। इसी क्रम में देखोगे तो खारी परियोजना है, और ये खारी परियोजना भीलवाड़ा की है, और ये मुख्य रूप से देखोगे तो खारी नदी पर स्थित है। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना एक पश्चिम बनास परियोजना है जो सिरोही की है, और ये मुख्य रूप से पश्चिमी बनास नदी पर ही बनी हुई है। यही पश्चिम बनास नदी है जो अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसी क्रम में देखें सोम कादर परियोजना उदयपुर में है, और ये सोम नदी पर बनी हुई है। इसी क्रम में ओराई परियोजना जो चित्तौड़गढ़ में है, ये ओराई नदी पर बनी हुई है। चोली परियोजना सिरोही की है, और ये मुख्य रूप से देखोगे तो सूकड़ी नदी पर बनी हुई है। ये ध्यान रखना कंपटीशन में ज्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं, अब एक साइड में सिंचाई परियोजना या बांध देता है, एक साइड में जिले देता है,
और आपस में ध्यान रखना इनका मिलान करवाता है। तो ये जितने भी जो परियोजनाएं और बांध हैं आप इनको अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। इसी क्रम में देखें आगे। आगे देखोगे तो ध्यान रखना सूखड़ी परियोजना ही है, बिल्कुल सूखड़ी परियोजना सिरोही में है। एक है जयसमंद जो उदयपुर में है, ये गोमती नदी पर है। अभी आया था जयसमंद झील जो गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था, बिल्कुल। इसी क्रम में देखें बांकली परियोजना जो जालोर की है, और ये भी देखोगे तो सूखड़ी नदी पर बनी हुई है। इसी क्रम में देखें चूली देह परियोजना करौली की है, और चूली देह परियोजना की बात करें तो ध्यान रखना ये पांचना बांध से निकाली गई है। और अपन ने देखा था पिछली क्लास में पांचना बांध जो करौली में है, और इसमें 5 नदियां अपना जल गिराती हैं। आपने नाम भी सुने होंगे, एटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और भैसावट, बिल्कुल 5 नदियां हैं। और ये बांध देखोगे तो पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। अगली जो परियोजना है छापी परियोजना, ये ध्यान रखना मुख्य रूप से झालावाड़ की है, और ये छापी नदी पर बनी हुई है, बिल्कुल। इसी क्रम में पीपलदा परियोजना है, ये सवाई माधोपुर की है, और ये चम्बल नदी पर स्थित है। और इसी क्रम में बघेरी नाका परियोजना है, ये राजसमंद की है, और ये बनास नदी पर है। ये ध्यान रखना ये जो परियोजना है ये राजसमंद की है, और ये बनास नदी पर बनी हुई है। इसी क्रम में अडवान परियोजना जो भीलवाड़ा के सापुरा की है, ये मुख्य रूप से मानसी नदी पर है। और इसी क्रम में गंभीरी परियोजना जो चित्तौड़गढ़ की है, ये ध्यान रखना गंभीरी नदी पर बनी हुई है। तो ये कोई छोटी छोटी परियोजनाएं, आप इनको ध्यान रखें अच्छे से, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति? इसी क्रम में अपन और आगे चलते हैं। जो इस तरह के अपन ने पहले से ही तैयार हैं उनमें ज्यादा समय नहीं, आप बस एक एक बार देखते चलें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएंगे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनमें ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है, एक एक बार देखो और देखते ही याद हो जाती हैं। तो सिंपल रूप से आप इनको याद करते हुए चलें। इसी क्रम में देखें तो एक आती है भीम सागर परियोजना जो झालावाड़ की है, और ये ध्यान रखना उजाड़ू नदी पर बनी हुई है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ उजाड़ू नदी पर है ये। इसी क्रम में देखें पार्वती परियोजना, ये धौलपुर की है, और ये देखोगे तो यहाँ पार्वती नदी पर। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पार्वती परियोजना ध्यान रखना ये धौलपुर की है, विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद हरिश्चंद्र सागर परियोजना एक कोटा और झालावाड़ की है, जो काली सिंध नदी पर बनी हुई है। ये ध्यान रखना काली सिंध नदी पर है, मुख्य रूप से ध्यान रखना ये काली सिंध नदी पर बनी हुई है ये परियोजना। इसी क्रम में देखें गुड़ा परियोजना जो बूंदी में है, ये मेज नदी पर बनी हुई है। बैथली परियोजना ये ध्यान रखना बारा की है बैथली परियोजना, और ये बैथली नदी पर है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर की, ये मानसी वाकल नदियों पर है, बिल्कुल। जसवंत सागर जोधपुर में जो लूनी नदी पर बनी हुई है, क्योंकि जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति लूनी नदी करती है, बिल्कुल। नंद समंद जो राजसमंद में है, ये बनास नदी पर है। और गागरोन परियोजना मुख्य रूप से ये झालावाड़ में पड़ती है, गागरोन परियोजना। तो ये कोई छोटी परियोजनाओं के रूप में है, आप इनको ध्यान रखें अच्छे से, ये छोटी परियोजनाओं के रूप में अपन ने देखा है। तो ये परियोजनाएं अपन ने लास्ट में देखी हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। क्लियर है यहां तक? नीचे नहीं दिख रहा तो ध्यान रखना, नीचे गागरोन परियोजना है
जो नीचे का आपको नहीं दिख रहा तो ध्यान रखना, नीचे गागरोन परियोजना है और ये गागरोन परियोजना झालावाड़ की है। बिल्कुल गागरोन बोलते हैं इसको, गाग्रीन परियोजना भी बोलते हैं, झालावाड़ की है ये परियोजना। बिल्कुल क्लियर है आपका यहां तक आराम से। तो ये चीजें अपन ने ध्यान रखना, जल संरक्षण और संग्रहण को लेके चर्चाएं की हैं। जल संरक्षण और संग्रहण में यदि बात करें तो ध्यान रखना इसके कोई उपाय को लेकर और चर्चाएं होती हैं, भाई इसके मुख्य रूप से उपाय क्या हैं। तो और भी इसके बारे में यदि उपाय को लेकर चर्चाएं, इसके क्वेश्चंस को लेकर चर्चाएं हैं, वो ध्यान रखना पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, क्योंकि ऐप में टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको और टॉपिक वाइज देखोगे तो नोट्स और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना मुख्य रूप से। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अब आप ध्यान से सुन लेना, जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी वो राजस्थान में परिवहन को लेकर अपनी क्लास होगी। और परिवहन की क्लास को आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि परिवहन की क्लासें मेरे को भी पता है आपने मार्च से पहले के डाटा पढ़े हैं, मार्च से बाद के डाटा शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो परिवहन की क्लास जब तक चलती है आप मेरे साथ जुड़े रहें बहुत अच्छे तरीके से, और नए डाटा के रूप में आप उन क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो नेक्स्ट क्लास अपनी परिवहन की होगी, नवीनतम आंकड़ों के साथ वो क्लास होगी। तो नेक्स्ट कल क्लास अपन होगी परिवहन की। बाकी की चर्चाएं अपन कल करते हैं और कल मिलते हैं अपन सभी। ठीक है, नमस्कार सभी को।